वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज एक छोटे से पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से एक एसेट के ऊपर एक इम्पेयरमेंट लॉस को बुक किया जाता है। तो ये एक इम्पेयरमेंट लॉस का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट ACCA, जो बच्चे ACCA कर रहे हैं या जो डिप्लोमा इन IFRS कर रहे हैं, उनके लिए कई बार ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए किसी भी इंड एस को समझने से, किसी भी स्टैंडर्ड को समझने से पहले, किसी भी IAS को समझने से पहले, US GAAP, IFRS, कोई भी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप स्टडी कर रहे हैं, सो उसके पीछे के पहले छोटे से लॉजिक्स आपको क्लियर होना चाहिए कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है और हम उसको किस तरीके से बुक करते हैं। तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली डिप्लोमा इन IFRS के स्टूडेंट्स के लिए है। सो हम बात करते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो गाइस देखिए, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना होगा कि इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं लेमन टर्म में बात करूं कि इम्पेयरमेंट, सो सबसे पहले एक इम्पेयरमेंट एक प्रकार का लॉस है, और ये लॉस तब बुक किया जाता है जैसे मान के चलिए आपकी जब एसेट्स है, कोई एसेट्स है, उसकी बुक वैल्यू, जिस प्राइस पर आपने उसको खरीदा है, जिस वैल्यू पर वो बुक्स में कैरी हो रही है, जब किसी एसेट की बुक वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू से क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बुक वैल्यू को मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कैरिंग वैल्यू। तो अगर किसी एसेट्स की कैरिंग वैल्यू उसकी मार्केट प्राइस से क्या हो जाए, लेस हो जाए, तब हम क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस को बुक करते हैं। तो IAS 36 इसको गवर्न करता है। सो IAS 36 के अकॉर्डिंग हम इम्पेयरमेंट लॉस को किस तरीके से बुक करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा कि सर कैरिंग वैल्यू किसको बोलते हैं। तो गाइस, कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है, कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, जिस प्राइस पर आपने एसेट्स को बाय किया था, लेस, मैं यहाँ पे लेस कर रहा हूँ उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन मतलब उस एसेट्स की वैल्यू पर आज तक जितना भी डेप्रीशिएशन लग चुका है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड। जैसे सपोज दैट आपने आज से 5 ईयर बैक, जैसे ये 2021 है, मान के चलिए आपने 2019 में एक एसेट्स बाय करी थी। एसेट्स की जो प्राइस थी लेट से 10,000 थी, और पिछले 3 साल में 2019, 2020, 21, लेट से 2 साल में, क्योंकि अगर हम ईयर इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लेके चलें, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2019, उसके बाद 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, मान के चलिए 2 साल में आपने एसेट्स के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग 1000 का क्या कर लिया था, डेप्रीशिएशन आपने बुक कर लिया था। सो टोटल डेप्रीशिएशन कितना लग गया, टोटल डेप्रीशिएशन वुड बी 2000। सो ये 2000 का डेप्रीशिएशन, इसमें से मैं, ये मेरा एक्यूमुलेटेड है, एक्यूमुलेटेड। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन मतलब मैं जो ओरिजिनल प्राइस में से क्या माइनस कर दूं, लास्ट ईयर के एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। सो ओरिजिनल प्राइस मेरी 10,000 थी, उसमें से मैंने 2000 डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया है, मैं इसको 10,000 लिख लेता हूँ। सो ये जो 8000 है, ये 1/4 बिगिनिंग में, 1/4/2021 को मेरी क्या है, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू। अब हमें यहाँ पर अगर इम्पेयरमेंट लॉस को बुक करना है गाइस, सो ध्यान रखिए, इम्पेयरमेंट लॉस एज पर IAS 36 जब आप बुक करने की सोच रहे हैं, तो इस कैरिंग वैल्यू को आपको कंपेयर करना पड़ेगा रिकवरेबल अमाउंट से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इम्पेयरमेंट लॉस के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, you have to compare your carrying value with recoverable amount। सो जब आप अपनी बुक्स की एसेट्स की कैरिंग वैल्यू को किससे कंपेयर करते हैं,
आप जब अपनी बुक्स की कैरिंग वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हो, और अगर आपकी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिचुएशन बना रहा हूँ मैं, सिचुएशन नंबर 1, अगर मान के चलिए आपकी कैरिंग वैल्यू जो है, कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, सो जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस। सो हमेशा ध्यान रखिए गाइस कि कैरिंग वैल्यू को हमेशा रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया जाता है, और अगर कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा होती है तभी इम्पेयरमेंट लॉस बुक होता है। अगर कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, मान के चलिए ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट है, सो देयर विल बी नो इम्पेयरमेंट लॉस। सॉरी, लेस देन लिखना होगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि हमें इसको लेस देन, सो लेस देन रिकवरेबल अमाउंट है तो नो इम्पेयरमेंट। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे कि सर रिकवरेबल अमाउंट किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो हमें रिकवरेबल अमाउंट को भी अंडरस्टैंड करना है। कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू और लेस देन अगर रिकवरेबल अमाउंट होती है तो किसी भी प्रकार का इम्पेयरमेंट लॉस हम बुक नहीं करते। तो देखिए, मैंने अभी आपको इस छोटे से लेक्चर में अभी पहले मैंने आपको समझाया कि कैरिंग वैल्यू का मतलब है कि जो ओरिजिनल बुक वैल्यू है उसमें से आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, वो आ गई आपकी कैरिंग वैल्यू। अब इस कैरिंग वैल्यू को आपने रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना है, और अगर आपकी कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है सो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, और अगर कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू और लेस देन रिकवरेबल अमाउंट है तो किसी भी प्रकार का कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। चलिए, सो हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि सर रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या है। सो रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसका नाम है वैल्यू इन यूज़। अब सर ये वैल्यू इन यूज़ क्या होता है? सो गाइस, वैल्यू इन यूज़ का मतलब होता है कि अगर आप किसी एसेट को यूज़ करेंगे ओवर द पीरियड टाइम तो वो आपको कितना कैश फ्लो जनरेट करके देगा। जैसे मान के चलिए आपके पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की लाइफ लेट्स से 5 ईयर है, और आपको लगता है कि अगले 1 साल 2 साल या 3 साल 4 और 5 इसको यूज़ करके आप अपने बिजनेस में कितने का कैश फ्लो जनरेट करने वाले हैं। लेट्स से फर्स्ट ईयर 10,000, 15,000, 15,000, 10,000 और ये 15,000। ये ओवर द पीरियड के क्या हैं, कैश फ्लोज आपको गिवन है कि अगर मैं इस बिल्डिंग को अगले 5 साल तक यूज़ करूं। सो गाइज, हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैश फ्लोज की क्या निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक अनदर टॉपिक है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते आता है। सो मैंने यहाँ पर इस कैश फ्लो को ये अज्यूम कर लिया कि ये जो कैश फ्लो हैं, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। मैं ये ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो कैश फ्लो हैं ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है। सो ओवर द 5 ईयर अगर हम एसेट्स को यूज़ करें तो हमें 65,000 का क्या होता है, कैश फ्लो होने वाला है। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैं अज्यूम कर रहा हूँ। किस तरीके से आपको प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेट करना है, ये अनदर टॉपिक का कंसर्न है। सो मान के चलिए आपको ये कैश फ्लो गिवन है 10, 15, 15, 10 और 15,000 वैल्यू इन यूज़। अब आप इस वैल्यू इन यूज़ के साथ साथ देखेंगे कि आपकी जो एसेट्स हैं उसको अगर मार्केट में बेचने जाए तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। मान के चलिए इस एसेट्स को मार्केट में बेचने जाते हैं, जो हमारे पास बिल्डिंग है लेट्स से वो 70,000 की है
और इसको बेचने के लिए हमें डिस्पोजल कॉस्ट, जैसे कि कोई ब्रोकरेज देना पड़ सकती है, डिस्पोजल कॉस्ट लेट से 6000 हमें क्या करना है। सो ये जो आ रहा है मेरा नेट सेलिंग वैल्यू आ गई। मतलब अगर मैं अपनी एसेट्स को मार्केट में बेचने जाऊं तो मुझे नेट अमाउंट 64,000 मिलता है। सो रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज मोर। सो मान के चलिए, हाँ, इसमें आपको जो वैल्यू गिवन है वो 65,000 गिवन है और सेलिंग प्राइस कितनी है 64। इसका मतलब इन दोनों में से जो ग्रेटर है दैट विल बी योर रिकवरेबल। तो ये हो गया हमारा रिकवरेबल अमाउंट। अब इस रिकवरेबल अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे किससे, एसेट्स की कैरिंग वैल्यू से। मान के चलिए आपके क्वेश्चन में जो एसेट्स है अगर उसकी कैरिंग वैल्यू लेट से 61,000 थी और आपकी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो यहां पर आती है हमारी 65,000, क्योंकि जो एसेट की बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा अभी इसमें हम रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का इम्पेयरमेंट लॉस, नो इम्पेयरमेंट, किसी भी प्रकार का इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कैरिंग वैल्यू से क्या है, रिकवरेबल अमाउंट जो है कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा है। सो जब रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा हो, या हम इसको ये कह सकते हैं कि व्हेन द कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू और लेस देन रिकवरेबल अमाउंट, सो हमें किसी भी प्रकार का कोई इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं करना चाहिए। मान के चलिए यहाँ पर अगर मेरी कैरिंग वैल्यू 70,000 होती और मेरी रिकवरेबल अमाउंट 65 है तो मैं यहाँ पर कितना लॉस बुक कर लूँगा। सो लॉस मेरा हो गया 5,000। तो इस 5,000 का क्या है लॉस, हम कहाँ डेबिट कर देंगे, नेट इनकम में, नेट इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस में हम इस इम्पेयरमेंट लॉस के 5,000 के लॉस को बुक कर लेंगे। तो यहाँ मेरी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, अगर मैं सिंप्लीफाई वर्ड में देखूँ, सो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू फिक्स्ड एसेट्स। तो मैंने मेरी फिक्स्ड एसेट्स को 5,000 से क्या करा है, कम कर लिया है। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना होगा कि दो सिचुएशन, अगर कैरिंग वैल्यू जो है ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट होती है, क्या होती है, सो आपका जो आता है, जो बीच का डिफरेंस आता है, दैट विल बी इम्पेयरमेंट लॉस। और अगर कैरिंग वैल्यू जो है वो रिकवरेबल अमाउंट से, कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से कम होती है तो देयर विल बी नो इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट लॉस हम तभी बुक करते हैं जब हमारी कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, की मतलब हम उस असेट्स को जितने में बेचने जाएंगे वो उसकी बुक वैल्यू से क्या है, कम है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एज पर IAS 36 के अकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट लॉस को बुक कर सकते हैं। सो गाइस एक बेसिक फंडामेंटल था, जैसे कि मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब कभी भी हम IFRS को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हर चैप्टर के पहले क्रक्स को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तभी आप डिप्लोमा इन IFRS ACCA वाला पास कर सकते हैं। तो बिकॉज लाइव क्लासेस और जो वीडियो क्लासेस हैं उसमें आपको सारी चीज़ें इसी तरीके से कवर की जाती हैं। ये 10 मिनट का एक बेसिक लेक्चर, ताकि आप पहले इम्पेयरमेंट के डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इम्पेयरमेंट लॉस को हम किस तरीके से बुक कर सकते हैं। तो गाइस ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि हमें इम्पेयरमेंट लॉस को किस तरीके से बुक करना चाहिए। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आप IFRS की क्लासेस, डिप्लोमा इन IFRS की क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, सो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर को ले सकते हैं। हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेज होती हैं डिप्लोमा इन IFRS की, और एक बार अगर आपने हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया तो वाई, बिकॉज
हम हर बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं और हर छोटे छोटे माइन्यूट कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के थ्रू शेयर किए जाते हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।